Hello students, welcome to the Pharmaceutical Jurisprudence lecture room. Previously we have studied about the introduction of jurisprudence, history of pharmacy and history of pharmacy education in India, along with pharmaceutical legislation in India and ethics, that is code of ethics for pharmaceutical. तो इस कोड ऑफ एथिक्स के बाद मेरे जो टॉपिक आता है दैट इज फार्मेसी एक्ट 1948. ठीक, तो ऐसे इंडिया में बहुत सारे एक्ट पास हुआ था. तो 1948 द फार्मेसी एक्ट वाज पास्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस. बिफोर इंडिपेंडेंस बहुत ही कम एक्ट था जिसके तौर पे ये जनरली कोई भी रूल्स रेगुलेशन लागू किया जाता है. लेकिन फार्मेसी एक्ट के बाद फार्मेसी में बहुत कुछ बदल गया था, क्योंकि पहले का जो फार्मेसी रेगुलेशन था, फार्मेसी एजुकेशन था, वो किसी एक्ट के थ्रू बाउंडेज नहीं था. तो वहां पे बहुत सारे प्रॉब्लम था. उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ही ये फार्मेसी एक्ट लागू किया गया था. फार्मेसी एक्ट के बारे में मैंने नेक्स्ट क्लास में बहुत डिटेल्स और बहुत ही प्रिसाइज फॉर्म में बताना है. ठीक है, आज कुछ इंट्रोडक्शन बताने वाले हैं फार्मेसी एक्ट के बारे में, जिसके बारे में आपको थोड़ा रिवीजन कर लेना चाहिए. वो रिवीजन करने के बाद ही हम अच्छे तरह से फार्मेसी एक्ट को समझ पाएंगे, उसके नेसेसिटी को बता पाएंगे, उसके रिक्वायरमेंट्स को बता पाएंगे, उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्या है बता सकते हैं. उसके साथ साथ फार्मेसी एक्ट के थ्रू क्या क्या किया गया था और क्या चेंजेस आया हमारे टोटल फार्मेसी प्रोफेशन या एजुकेशन में, वो सारे चीजें हम एक के बाद एक डिस्कस कर सकते हैं. तो पहले रिवीजन में अगर बताए तो आपको ये पढ़ लेना चाहिए हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी इन इंडिया. तो उसके लिए मेरे चैनल पे ही आपको लिंक मिल जाएगा, या आप वीडियोस में देखिए तो हिस्ट्री फार्मेसी एजुकेशन आपको मिलेगा. वो जरूर पढ़ना चाहिए, तभी जाके आप फार्मेसी एक्ट के नेसेसिटी को पता चलेगा. ठीक है, अब जैसे ही आप वो पढ़ोगे तो उसके अंदर ये टर्म आएगा एपोथेकेरीज. तो ये एपोथेकेरीज क्या था और ये टर्म किस चीज की तरफ इंडिकेट करता है वो हमें बताना चाहिए और वो हमें समझना चाहिए, तभी जाके हम फार्मासिस्ट समझ पाएंगे. सबसे पहले अगर देखा जाए तो मेडिसिन ये एपोथेकेरीज ही डिस्पेंस करता था, बनाता था, या उसके बाद उसके कैसे मोनोपोली चली थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड थ्रू आउट द इंडिया. तो उस चीज के बारे में फिर ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे एपोथेकेरीज को यूज करके फार्मेसी एजुकेशन या फार्मेसी के जो भी ड्रग्स वगैरह है वो इंडिया में फैलाता रहा. तो वो चीजें आपको पढ़नी चाहिए. इसके साथ साथ इंडियन फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन जो विधान के बारे में बोलते हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए. इसके साथ साथ एथिक्स, कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स को बोला जाता है, तो वो को हमने देखा था. इसके साथ साथ जो डीईसी, डीईसी का फुल फॉर्म क्या है वो आपको ही समझना चाहिए. मैं बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा. मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा डिटेल में जाओ इसके बारे में. और एचएसडीसी, ठीक है, एचएसडीसी ये दोनों कमिटी है. और ये कमिटी के क्या था ये कमिटी, और ये कमिटी क्या काम किया था, उसके बेसिस पे ही ये फार्मेसी एक्ट आया था. तो ये चीजें आपको रिवीजन कर लेना चाहिए एक बार. उसके साथ अगर हम नेसेसिटी बताए कि क्यों जरूरत पड़ा ये फार्मेसी एक्ट का, तो ये हमें देखना पड़ेगा ये कुछ पॉइंट्स. इसको मैं डिटेल्स में नेक्स्ट क्लास में फिर से रिवाइज करूंगा. दैट इज देयर वाज नो रेगुलेशन, कोई भी रेगुलेशन नहीं था पहले. उसके साथ साथ अगर रेगुलेशन नहीं रहता है तो किसी भी चीज में वो क्वालिटी मेंटेन नहीं होता है. तो क्वालिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा था. क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होने के साथ साथ अब जैसे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रहा था, तो इस क्वालिटी को वापस ट्रैक में लाने के लिए कोई एक अथॉरिटी चाहिए था. जो वो टाइम पे वो अथॉरिटी था ही नहीं. तो अथॉरिटी नहीं था तो अथॉरिटी बनाया गया. अब वो अथॉरिटी भी बनाया गया था ये फार्मेसी एक्ट के थ्रू. तो ये फार्मेसी एक्ट इसीलिए फार्मेसी एजुकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है. और हमारे अभी जो करंट एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें नॉर्मली बैचलर हो, डिप्लोमा हो, या नॉर्मल आपके मास्टर्स डिग्री हो, या नॉर्मल कितना मिनिमम एजुकेशन होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट वगैरह सारे चीज एक अथॉरिटी के रेगुलेशन के थ्रू आता है. जो अथॉरिटी का नाम है
फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये फार्मेसी काउंसिल एक सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी है जो हमारे कंप्लीट सिस्टम को रेगुलेट करता है। तो वो रेगुलेशन के बारे में भी हम जानेंगे। ठीक, इसके साथ साथ इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बताएं कि जो एक्चुअली फार्मेसी एक्ट बनाया गया था तो इसके क्या ऑब्जेक्टिव था। इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि रेगुलेशन ऑफ प्रोफेशन, कि जो भी प्रोफेशन प्रॉपर तरीके से नहीं रेगुलेट हो रहा था उसे रेगुलेट किया जाए। इसके साथ साथ रेगुलेशन ऑफ एजुकेशन, रेगुलेशन ऑफ एजुकेशन में जैसे आपको हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी एजुकेशन में पता चलेगा कि इंडिया में फार्मेसी एजुकेशन कैसे आया था। वो एजुकेशन के अगर आपको समझ में आता है तभी जाके हम रेगुलेशन के बात कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको एक दिन दिया जा रहा है ताकि आप बाकी जो वीडियो है आप उसे डिटेल्स में देखिए। आपके पास अगर कोई भी बुक्स है, नोट्स है, उसे पढ़िए। पढ़ने के बाद ही आप अच्छी तरह से इस एक्ट के बारे में समझ सकते हैं। इसके साथ साथ पीसीआई जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके बारे में भी हम बताएंगे। इसके साथ साथ एसपीसी और स्टेट फार्मेसी काउंसिल इसके बारे में भी बताएंगे। इसके साथ साथ सेंट्रल और स्टेट के साथ साथ कुछ जॉइंट फार्मेसी काउंसिल के बारे में भी हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो जस्ट आज का ये वीडियो आपको एक इंट्रोडक्शन देने के लिए था कि किस हिसाब से हमारे सोसाइटी में या नॉर्मल हमारे इंडियन सिस्टम में फार्मेसी एक्ट आया था। अब ये फार्मेसी एक्ट के किस लिए बनाया गया था और इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव था और इसके बाद इससे क्या क्या बना, वो चीजें भी हम धीरे धीरे देखते जाएंगे। लेकिन ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और इस टॉपिक से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा। तो प्लीज स्टूडेंट stay tuned and kindly go through the revision topics I have discussed. Okay, then only you can understand the topic is a very better and very easy way. Thank you for your time.